कहानी शुरू होती है 1945 के टाइम में एक जापानी आइलैंड से जिसका नाम हाशामी है, जहां जापानीज गवर्नमेंट कोल माइनिंग करती है। वहां काम करने वाले मजदूर जापान और कोरिया से लाए जाते हैं, जिनके साथ संवैधानिक रूप से अत्याचार होता है, स्पेशली कोरियंस के साथ। ये संवैधानिक अत्याचार किस तरह का था, ये आपको वीडियो में आगे धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। एक दिन कुछ कोरियन यंगस्टर अपने मेंटर, जिसका नाम यून है, उनका आशीर्वाद लेकर वो लोग हाशामी आइलैंड से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन भागते वक्त जापानी सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और उनके इस आइलैंड से भागने की सजा मौत होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ली जेंग ओक को, जो एक कोरियन होटल में बैंड मास्टर है और अपनी बेटी, जिसका नाम ली सोहे है, उसके साथ परफॉर्म करता है। लेकिन उसे अब कोरियन छोड़कर जापान जाना है, क्योंकि कोरिया वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से डेंजर जोन में आ चुका है। इसके लिए वो एक पुलिस वाले को पैसे देता है ताकि उसका और उसके दोस्तों का जापान जाने का इंतजाम हो जाए। ली अपने दोस्तों और अपनी बेटी के साथ जापान के लिए निकलता है और जिस शिप में वो जाते हैं वहाँ ऐसा लगता है जहाँ कुछ लोग तो अपनी मर्जी से तो कुछ लोगों को जबरदस्ती लाया गया है। वहाँ हम चोई चिल संग, जो एक स्ट्रीट फाइटर है, और एक ब्रेव लेडी नियोन को देखते हैं, जो दुनिया में किस तरह सरवाइव करना है अच्छे से जानती है। वो सब जापान में आ जाते हैं और ली खुश है कि वो अब सेफ जगह आ चुका है। दोस्तों, पूरे जापान और कोरिया में वहाँ की सरकार ने ये अफवाह फैला रखी है कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 जीत रहा है, जबकि हो इसका उल्टा रहा है। ली पोर्ट पर एक जापानीज आर्मी ऑफिसर को अपना रेफरेंस दिखाकर एक पुलिस वाले के बारे में पूछता है। वो आर्मी वाला उसका कागज फेंक देता है और ली देखता है कि यहाँ जमीन पर सबके कागज फेंके जा चुके हैं और उन सबको एक ट्रेन में फोर्सफुली भरकर भेज दिया जाता है हाशामी आइलैंड पर, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी। असल में दोस्तों, इन सब कोरियंस के साथ जापानीज गवर्नमेंट ने धोखा करा है। कोरिया से आए सारे नॉन ऑफिशियल लोगों को मजदूर बनाकर ये लोग हाशामी आइलैंड पर भेज देते हैं ताकि वहाँ कोल माइनिंग और बड़े स्तर पर करी जा सके। आइलैंड पर आते ही सबका स्वागत कुछ डंडे और यहाँ के एक तरफा नियम के साथ होता है। ली वहाँ के गार्ड्स को बताता है कि उन्हें यहाँ नहीं भेजा गया है, बल्कि उनके पास तो हायर ऑफिसर के साइन किए हुए कागज हैं। बल्कि वो तो जापानीज डेमोक्रेट्स और ऑफिसर के लिए म्यूजिक भी बजा चुके हैं, जिसका एक डेमो वो वहाँ भी देते हैं। लेकिन इन सब से ली का कुछ फायदा नहीं होता। वो, उसकी बेटी और उसके दोस्त अब एक ट्रैप में फंस चुके हैं और यहाँ के नियम कुछ इस प्रकार हैं, जो इस पूरे कोल माइन का मैनेजर या कमांडर कह लो, सीमा जाके, उन सबको बताता है। यहाँ उन सबको काम करने के पैसे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा और हाशामी तक जिस शिप पर वो लोग आए हैं उसका खर्चा सब कंपनी इन लोगों की सैलरी में से काट लेगी। और अगर उनका खर्चा उनकी सैलरी से ज्यादा हो जाता है तो वो अगली सैलरी पर इस खर्चे को डिवाइड कर देगी। और दोस्तों, फन फैक्ट ये है कि इन मजदूरों की सैलरी इनके खर्चों से इतनी कम है कि वो सब हमेशा कंपनी के कर्जदार रहेंगे। आदमी और औरतों को अलग अलग जगह दी जाती है रहने के लिए। ली की बेटी सेफ रहती है क्योंकि उसके साथ न्योन है, जो उसका ध्यान रख सकती है। उन सब लोगों की एक बेकार सी जिंदगी शुरू हो जाती है। खतरनाक एनवायरनमेंट में घंटों घंटों माइनिंग में काम करना और खाने के लिए बेकार खाना देना और सोने के लिए गीला बिस्तर देना, यही होती है इनकी लाइफ हाशामी आइलैंड पर। अगला सीन आता है कोरियन आर्मी बेस का, जहां कोरियन जासूस पार्क मू योंग, जो हर तरह से फुल ट्रेंड है, उसे यून के बारे में बताया जाता है, जो कोरिया को जापान से आजाद करा सकता है। लेकिन जापान ने उसे कैद कर रखा है हाशामी आइलैंड में। पार्क को उसे आइलैंड से निकाल कर लाना है और हम देखते हैं कि अब पार्क कोरियन मजदूरों के साथ माइनिंग में काम कर रहा है। वो यहाँ आया हुआ है यून को यहाँ से निकालने के लिए। ली शिमाज़ाके और उसके बड़े अधिकारियों के लिए म्यूजिक बजाता है, इससे उसे माइनिंग में काम नहीं करना पड़ता। जापानीज का वो थोड़ा बहुत भरोसा जीत लेता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इस तरह वो अपनी बेटी से मिल भी पाता है। शिमाज़ाके को पता चलता है कि 2 नंबर खदान में आग लग चुकी है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस खदान में इतनी कोल निकलती नहीं है जितना उसे खोदने में खर्चा हो चुका है। शिमाज़ाके को पता चलता है कि 2 नंबर खदान में सारे कोरियन हैं, इसलिए वो अपने सैनिक को खदान बंद करने को बोल देता है। उसे फर्क नहीं पड़ता उसके इस फैसले से खदान में कितने लोग मर जाएंगे। कुछ देर बाद शिमाज़ाके को पता चलता है कि यून भी उस खदान में फंसा हुआ है, जिसे कुछ देर पहले बंद किया जा चुका है। इसलिए वो अपने सोल्जर्स को यून को बाहर निकालने को बोलता है। दोस्तों, यून का जिंदा रहना इसलिए जरूरी है, अगर वो मर जाता है तो सारे कोरियन मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यून ही है जिसको हर कोरियन अपना नेता मानता है। उस 2 नंबर खदान में उन कोरियन मजदूरों में यून के साथ पार्क भी फंस जाता है, लेकिन वो खदान नंबर 2 से खदान नंबर 3 तक डायनामाइट के थ्रू मजदूरों के लिए
रास्ता बनाता है और जिंदा बच के सारे ही मजदूर यून और पार्क के साथ बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, यून उन कोरियन मजदूरों के लिए उम्मीद है जो उनके हक की आवाज सीमाजाकी के सामने उठा सकता है। पार्क यून को अपने यहाँ आने का कारण बताता है और उन्हें अपने साथ इस जगह को छोड़कर कोरिया चलने को बोलता है, जिसके लिए यून रेडी भी हो जाता है। पार्क ली से मिलता है क्योंकि उसे उस ऑफिस की चाबी चाहिए जहाँ टेलीग्राफ मशीन रखी हुई है, ताकि वो अपने सीनियर कोरियन कमांडर को यून के बाहर लाने का संदेश दे सके। ली चाबी लाने के लिए रेडी हो जाता है, इस शर्त पर कि वो भी यून के साथ उसे और उसकी बेटी को भी यहाँ से निकाल ले। तो पार्क के पास ली की शर्त मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ली की बात मान लेता है। ली सारे जुगाड़ लगाकर ऑफिस की चाबी की एक और कॉपी बनवाकर पार्क तक पहुंचा देता है और अपनी बेटी को भी कह देता है कि वो तैयार रहे, वो कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। पार्क रात को टेलीग्राफ ऑफिस जाता है और मशीन के थ्रू अपनी सारी जानकारी अपने कमांड बेस तक पहुंचा देता है, ताकि कोरियन आर्मी हासामी से निकलने के बाद उनकी मदद कर सके। अगले मॉर्निंग तक हाशामी आइलैंड के ऊपर से अमेरिकन फाइटर जेट उड़ने लग जाते हैं और शाम होते होते पूरे हाशामी आइलैंड पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। उसी रात पार्क यून को उसके कमरे से लेकर जाता है और ली उसे यून के साथ जाते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि पार्क ने उसे धोखा दिया है, वो बिना उसके ये आइलैंड छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ली सबसे पहले अपनी बेटी को लेने चला जाता है। यहाँ पार्क यून को एक घर में रोकता है और उसे कुछ पेपर्स दिखाता है जिसमें पूरे कोल माइन में काम कर रहे मजदूरों का सैलरी से रिलेटेड हिसाब किताब लिखा हुआ है। पार्क को ये पेपर और अकाउंट बुक उसी ऑफिस में मिली जहाँ से उसने टेलीग्राफ से अपने संदेश भेजे थे। पार्क यून को बताता है कि इन अकाउंट के हिसाब से सरकारी बॉन्ड, इंश्योरेंस, कंपनसेशन का पैसा जो मजदूरों को मिलना चाहिए, उसका आधा पैसा सीमाजाकी के अकाउंट में और आधा आपके अकाउंट में आता है। यून पार्क को कहता है कि सीमाजाकी ने ये सब मुझे फंसाने के लिए कर रखा है, ताकि कोरियन मजदूरों का भरोसा मुझ पर से हट जाए और उन सभी पर उसका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए। लेकिन अब पार्क को यून पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब से यून यहाँ पर है ना ही किसी कोरियन मजदूर ने जापानीज के खिलाफ कोई हड़ताल करी है और ना ही कोई यहाँ से भागने में कामयाब हो पाया है। कहीं ना कहीं कोई तो है जो कोरियंस का हर प्लान सीमाजाकी को बता देता है, जिस कारण वो सही टाइम पर सही एक्शन ले लेता है। पार्क यून को मारने वाला होता है, तभी ली अपनी बेटी के साथ और यून का एक कोरियन चेला वहां आ जाता है जो यून को पार्क से बचाने की कोशिश करता है। यून पार्क पर उन सबके सामने झूठा इल्जाम लगा देता है कि ये पार्क धोखेबाज है, वो मुझे मारने के लिए यहाँ आया है। दोस्तों, असल में यून ने हाशिमा के सारे कोरियन मजदूरों को अंधेरे में रखा है। वो उन सबके सामने ऐसे रहता है जैसे वो सच में उनकी आजादी चाहता है और कहीं कहीं सीमाजाकी के खिलाफ भी बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ यून सीमाजाकी के लिए काम कर रहा था। उसका काम था भागने वाले मजदूरों के बारे में उसको बताना और एक झूठी उम्मीद कायम करना कि अभी भी कोरियन मजदूरों की बात सुनी जा रही है। इसके लिए यून को सीमाजाकी की आधी काली कमाई दी जाती थी। जब वो सब ऐसी कंडीशन में खड़े होते हैं जहाँ यून की जान पार्क के हाथ में और पार्क की जान यून के चेले के हाथ में है, ली अपनी बेटी को इन सब से बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी अमेरिकन फाइटर प्लेन हाशामी आइलैंड पर अटैक कर देते हैं। वो लगातार कई बॉम्ब उस हाशामी कोल माइन पर बरसा देते हैं, जिस कारण कई मजदूर मर जाते हैं, स्पेशली कोरियंस, क्योंकि जापानीज सोल्जर्स जापानीज मजदूरों के साथ बंकर में छिप जाते हैं और वहाँ कोरियंस को नहीं आने दिया जाता। इस तबाही के बीच यून के हाथ में गन लग जाती है, जिसे वो पार्क के हाथ में गोली मार देता है और पार्क भी यून से बचकर पानी में कूद जाता है और वो चेला जो यून को पार्क से बचा रहा था, यून उसे भी मार देता है, इस डर से कहीं ना कहीं इसने भी यून की सारी हकीकत सुन ली थी। ली अपनी बेटी के साथ वहीं एक वॉल के पीछे छिप जाता है और यून की सारी सच्चाई समझ जाता है कि यून कितना बड़ा धोखेबाज है जो अपने लोगों की आजादी बेचकर पैसे कमा रहा है। अगली सुबह कई कोरियन मजदूरों की डेड बॉडी से एक पूरा ढेर लग जाता है। यून वहां आकर अपनी झूठी संवेदनाएं कोरियन लोगों को दिखाता है। दूसरी तरफ ली और उसकी बेटी पार्क को ढूंढते हैं और उसे सेफ जगह ले जाते हैं, जहां ली अपने दोस्तों को भी बुला लेता है। आखिरी रात में हुई बमबारी में सीमाजाकी भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके नीचे काम करने वाला एक ऑफिसर सीमाजाकी को मार देता है ताकि वो इस पूरे कोल माइन का कमांडर बन सके और उसे कोरियन लोगों से बहुत नफरत है, इसलिए वो सोच लेता है बस ये लोग एक गलती करें और वो सबको मार देगा। यहाँ पार्क, ली और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो सब लोगों को यून की हकीकत बताएंगे और उसके बाद सब कोरियंस मजदूर यहाँ से भाग जाएंगे, चाहे इसके लिए उन सबको कुछ भी करना पड़े।
रात को यून सब लोगों को फिर से झूठी उम्मीद बांट रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। तभी पार्क और ली वहां आ जाते हैं और सबको यून की सच्चाई सबूत के साथ बता देते हैं। अकाउंट बुक देखने के बाद धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि यून ने अपने देश के साथ और अपने लोगों के साथ बहुत बड़ी दगाबाजी करी है। इतने में यून कोई और झूठी कहानी उन लोगों को बताए पार्क उसे मार देता है। यून के मरने के बाद पार्क सबको बताता है कि मैनेजर मर चुका है और ये जो नया वाला है ये कभी भी सभी कोरियंस को मार सकता है। हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए वो सब एक प्लान बनाते हैं कि जिनको शिप चलानी आती है वो सब लोग पानी के रास्ते शिप पर कब्जा करेंगे और सारे मजदूर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू शिप के अंदर जाएंगे। सबसे पहले बच्चे, औरतें और घायलों को भेजा जाएगा। बाकी बचे लोग बोतल बॉम्ब और लकड़ी और चटाई से एक बुलेट प्रूफ ढाल बनाएंगे और कुछ ही देर में अपनी तैयारी करने के बाद वो सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में उन्हें जो भी जापानीज ऑफिसर मिलता है उन्हें मारते हुए चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो सब लोग शिप में जाना शुरू करते हैं, लेकिन इतने में उस नए मैनेजर को पता चल जाता है कि कोरियंस यहाँ से भाग रहे हैं और वो इसी मौके की तलाश में था। वो अपने सारे सोल्जर्स उन लोगों को मारने के लिए भेज देता है और पोर्ट पर अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। सारे जापानी सोल्जर्स लगातार मजदूरों को, बच्चों को, औरतों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोरियंस भी बिना हिम्मत हारे और बिना डरे शिप की तरफ जाते हैं। चोई संग और नियोन जापानी सोल्जर पर पीछे से अटैक कर कोरियंस की मदद करते हैं शिप में चढ़ने के लिए। इसके अलावा कोरियन बोतल बम के थ्रू और बुलेट प्रूफ की चटाई की जो ढाल है उसकी मदद से जिस भी तरह से हो सके वो बिना मरे शिप तक चढ़ते हैं, जिसमें कई लोग मर जाते हैं जैसे चोई संग और नियोन और कई सेफली शिप तक पहुंच जाते हैं। और इस गोलीबारी के बीच एक टाइम ऐसा आता है कि वो नया मैनेजर ली को गोली मार देता है और उसकी बेटी डरकर उस नए मैनेजर पर बोतल बॉम्ब फेंक देती है जिससे वो जलकर मर जाता है। वैसे इस दौरान जब वो मैनेजर जल रहा होता है पार्क भी उसकी गर्दन काट देता है। अपने कमांडर को मरता देख सारे सोल्जर्स कोरियन को मारना बंद कर देते हैं और इस तरह बचे हुए कोरियंस अपने घर की तरफ सेफली निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों रास्ते में ली भी मर जाता है क्योंकि गोली लगने के काफी देर बाद तक भी उसका इलाज नहीं हो पाता है और शिप में बैठे सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं जब कुछ अमेरिकन फाइटर प्लेन हाशामी आइलैंड पर एक खतरनाक बॉम्ब फेंक देते हैं जिससे वो पूरा आइलैंड ही खत्म हो जाता है। और दोस्तों इस भयानक मंजर को देख शिप पर बैठे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, कमेंट कर बताओ मूवी का नाम जिसका आपको एक्सप्लेनेशन देखना पसंद हो और इन अमेजिंग वीडियोस को भी चेकआउट करो। बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी स्टोरी, आपको पसंद जरूर आएगी। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।